हैंडमेडन 2060 ये मूवी वर्ष 2016 में रिलीज हुई थी। दक्षिण कोरिया कामुक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है ये, जो पार्क चान वू द्वारा निर्देशित की गई है। इस मूवी में कोरिया जापानी दोनों ही भाषाओं का इस्तेमाल किया गया है। ये मूवी काफी हिट रही और इसकी स्टोरी काफी जबरदस्त है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इसकी स्टोरी काफी कॉम्प्लेक्स है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए ही एंड तक जरूर देखिएगा। और उससे पहले दोस्तों, अगर जो हमारे इस चैनल पर नए हैं सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी और भी स्टोरीज के वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं इस स्टोरी की। मूवी की शुरुआत 1930 के दौरान से होती है, जब जापान अब भी कोरिया पर राज करता था। ये वो समय था जब कोरियंस को जापानी कल्चर, उनके रहन सहन व साधारण तौर तरीके काफी पसंद आते थे। यानी उस समय ऐसा था कि कोरियंस जापानीज का हिस्सा बनने के काफी इच्छुक थे। इसी दौरान इस मूवी की प्रमुख किरदार तमाको रोते हुए बच्चे को किसी को सौंपते हुए एक ट्रेन और कार से लंबा सफर तय करते हुए एक आलीशान ब्रिटिश और जापानीज आर्किटाइल मैंसन पर पहुंचती है। घर के सुपरवाइजर से ये पता चलता है कि तमाको को इस घर के मालिक कोजोकी की भांजी के लिए चुना गया है। कोजोकी, जिन्हें कोई संतान नहीं होती, एक गोल्ड माइन मैनर और पूरे कोरिया में अपनी एंटीक पेंटिंग्स और जापानीज पुस्तकों के संग्रहण के लिए इन्हें जाना जाता है। वो अपने इन सभी संग्रहण के प्रति काफी समर्पित होते हैं, इसलिए उनके मैंसन का एक पूरा हिस्सा कलेक्शन से भरा हुआ होता है। कोजोकी को जापानीज कल्चर और भाषा से बेहद ही लगाव होता है, इसलिए कोजोकी अपने घर में किसी और भाषा का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त करते। इसलिए तमाको के कोरियन नाम का मतलब ओकजू होता है, इसीलिए इसे यहाँ इसी नाम से जाना जाता है। घर में नौकर चाकर के अलावा बस वो 2 लोग ही रहते हैं। वहीं ससैकी, जो कि इस घर का ही हिस्सा होती है, ओगजू को घर के सारे नियमों को समझाने के बाद ओगजू आराम कर रही होती है कि तुरंत उसे हाइडेको की चीख सुनाई देती है और वो तुरंत ही सभी को बुलाने लगती है। दरअसल हाइडेको की यानी कि कोजोकी की पत्नी एक अनजान कारण की वजह से घर के आंगन के पेड़ में लटक कर उसने अपनी जान दे दी थी, और उस घटना को हाइडेको ने अपनी आंखों से देखा था, जिस वजह से उसे सपना आता है कि उस पेड़ पर उसकी आत्मा अभी भी लटक रही है। पर ओगजू हाइडेको को लोरी सुनाकर सुला देती है। अगले दिन ओगजू के पहले दिन की शुरुआत अच्छी नहीं होती, क्योंकि कोई उसका एक जूता उसे परेशान करने के इरादे से चुरा लेता है और बेचारी ओगजू कुछ कर नहीं पाती। उसी दिन हाइडेको को पता चलता है कि उसकी पुरानी नौकरानी की जगह ओगजू को चुना गया है, और अब हमें हाइडेको के बारे में कुछ पता चलता है कि वो बिल्कुल ओगजू की ही उम्र की है और दिखने में बहुत ही सुंदर है और बहुत ही भोली व शाही परिवार से रिश्ता रखती है। पर उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए, इसीलिए उसे कभी एक परिवार का प्यार नहीं मिल पाया। इसी कारण 5 वर्ष की उम्र से वो अपने अंकल कोजोकी के साथ रह रही है। उसके माता पिता के गुजर जाने के बाद उनकी सारी संपत्ति उसकी हो गई। इसके पास रहने खाने के लिए ऐशो आराम की कोई भी कमी नहीं होती, पर 2 चीजों की उसे कमी हमेशा सताती है, जो कि प्यार और आजादी है, क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी इस घर की 4 दीवारों में ही कैद गुजरती है। जैसा कि वो अपने अंकल के पास रहती है, तो उसके अंकल उसे ज्यादा आजादी नहीं देते। अंकल कोजुकू उसे इस मैंसन से बाहर जाने तक की भी अनुमति नहीं देते, और यहाँ तक कि उसे बाहर की धूप तक भी नसीब नहीं होती, क्योंकि उसके अंकल ने जानबूझकर झाड़ियों के बीच एक मैंसन खड़ा किया है, ताकि धूप के कारण उनकी किताबें खराब ना हो सकें। ओगजू स्वयं का परिचय हाइडेको को देती है कि वो पहले भी शाही घराने में काम कर चुकी है और उसे जापानीज बोलना भी आता है और लिखना भी अच्छी तरह से आता है। पर हाइडेको अपने अंकल की उन जापानीज किताबों को पढ़ कर ऊब चुकी होती है, इसीलिए ओगजू को ही पढ़ने को कहती है। पर ओगजू पढ़ नहीं पाती और उसका झूठ पकड़ा जाता है, पर हाइडेको उसके इस छोटे से झूठ को माफ कर देती है, क्योंकि एक तरह से वो उसे उसकी याद दिलाती है। और उसका एक जूता गायब देखकर हाइडेको उसे अपने जूते देती है
और बातों के दौरान ओकजू फ्यूजीवारा के बारे में बोल जाती है कि कैसे उसने हाइडेको की चीजें, और फिर हिचकिचाकर कहती है कि हम जिस चेहरे के बारे में सोने से पहले सोचते हैं उसी की बातें भूलकर जुबान पर आ ही जाती हैं। हाइडेको को शक होता है कि उसे फ्यूजीवारा के बारे में कैसे पता चला। तब ओकजू घबरा कर अपना बयान बदल देती है कि उसे अपनी नैनी से ये मालूम हुआ है। हाइडेको का उस समय उस पर ज्यादा ध्यान नहीं जाता क्योंकि उसे अपने अंकल की बुक रीडिंग के लिए देर हो रही होती है। पर यहाँ हमें ओकजू पर शक होने लगता है, खास कर कि वो जब हाइडेको की गैर हाजिरी में उसकी चीजें इस्तेमाल करने लगती है। हाइडेको को लेने जाने का समय हो चुका होता है, इसलिए ओकजू कोजुकी की बुक मेंशन जाती है, जहां उसके कदम रखते ही कोजुकी उसे अंदर आने से साफ मना कर देते हैं क्योंकि वह अपनी बुक कलेक्शन को लेकर काफी सतर्क रहते हैं। अब अगले दिन ओकजू का चुराया हुआ जूता, जिसे वहीं की एक नौकरानी ने चुराया था, वो उसे वापस कर देती है। वहीं हाइडेको को चित्रकारी सिखाने के लिए फ्यूजीवारा आता है, जिसके बारे में ओकजू हाइडेको के सामने कुछ कह गई थी। अब हमें पता चलता है कि ओकजू को एक नौकरानी के रूप में भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि फ्यूजीवारा ही है। जिस तरह फ्यूजीवारा हाइडेको की सुंदरता की तारीफ करता है, ऐसा मालूम होता है कि जैसे वो उसे लुभाने की कोशिश कर रहा हो। और जब वो काम के बहाने से ओकजू को अपने कमरे में बुलाता है, तब इस मूवी की स्टोरी से एक पर्दा उठता है। दरअसल ओकजू का असली नाम तमेको नहीं बल्कि नैनसुकी है, जिसने जिंदगी में कभी भी किसी मेट का काम नहीं किया होता है। वो पहले एक ऐसी लेडी के यहाँ रहती थी जो बच्चों को चोरी व नकली चीजें बनाना सिखाती थी, और वो अनाथ बच्चों को अमीर घराने में बेचती भी थी जिन्हें कोई संतान ना हो, ताकि उन बच्चों को अच्छी जिंदगी मिल सके। अब यहाँ हमें समझ आता है कि शुरुआत में जो बच्चे दिखाए गए वो इसी के लिए थे। सुकी की माँ को गांव वालों ने उसके बचपन में ही सूली पर चढ़ा दिया था क्योंकि वो एक सातिर चोर थी। तभी से मिस बॉक्सन ने उसे पाला पोसा और असली व नकली चीजें परखना सिखाया। वही फ्यूजीवारा सातिर व दिमाग से तेज और चित्रकारिता में उत्तम, और साथ ही बड़े लोगों के लिए गैर कानूनी चीजें तैयार करने का काम करता है। पर वो एक जापानीज कंपनी के लिए काम करता है, जिस काम को पाने के लिए उसने कितनों के साथ धोखाधड़ी और कितनों को घूस नहीं दिया होगा। ये सब करके वो आज इस जगह पर पहुंचा है, पर उसका सपना एक जापानीज वासी बनना और जल्द ही अमीर बनने का होता है, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए उसने हाइडेको से शादी करने का प्लान बनाया और मिस बॉक्सन की मदद ली। वहीं कोजुकी जो जान से भी ज्यादा अपनी किताबों के संग्रहण को चाहता है। कभी कभी वो जिन भी लोगों को किताब संग्रहण करने का शौक होता है, उनके लिए वो किताबों का ऑक्शन करते हैं, जिनकी मदद से उन्होंने आज ये आलीशान बंगला बनाया है। पर क्योंकि वो अपनी किताबों को खोना नहीं चाहते, इसलिए फ्यूजीवारा मदद करता है उनकी नकली किताबों को बनाने में, ताकि वो उन्हें असली बताकर बेच सके। पर उनका बड़ा प्लान एक ऑक्शन की सारी किताबें खरीदने का होता है, जिसके लिए उनके पास ढेर सारे पैसे नहीं होते। इसलिए फ्यूजीवारा की तरह उनकी भी हाइडेको के पैसों पर ही नजर होती है, इसलिए वो अपनी ही भांजी से शादी करने के इरादे में होते हैं। इससे पहले कि ऐसा कुछ हो, फ्यूजीवारा हाइडेको के पास जो जोंकू, जिसे उसके अंकल ने ही उस पर नजर रखने के लिए लगाया है, वो उसे बहला फुसला कर काम छोड़ने पर मजबूर कर देता है और उसकी जगह पर सुकी को रखवा देता है, जिसके लिए वो उसे काफी कुछ सिखाता है कि कैसे उसे हाइडेको पर नजर रखनी है, और साथ ही वो उसके साथ ऐसा कुछ करे जिससे उसे लगे कि वो फ्यूजीवारा से प्यार करती है। फिर दोनों भागकर शादी कर लेंगे क्योंकि उसके अंकल उनकी शादी कभी भी नहीं होने देंगे। एक बार दोनों की शादी हो जाए तो वह हाइडेको को पागल बताकर उसे पागल खाने में भेज देगा और सारा पैसा हथिया लेगा। अब हमें समझ आता है कि ये सारा खेल पैसों का ही है। यही फ्यूजीवारा हाइडेको की ऐसी तारीफ करता है जैसे उसने कोई परी देख ली हो, और साथ ही उसे एक तोहफा भी देता है। फिर यही हाइडेको और ओकजू काफी करीबी दोस्त बन जाते हैं, और हाइडेको अपनी बातें, यहाँ तक कि अपने कपड़े भी उससे शेयर करने लगती है। इसी बीच हाइडेको और फ्यूजीवारा की भी दोस्ती होने लगती है, पर ओकजू को ये काफी बुरा लगता है कि फ्यूजीवारा हाइडेको के इतना करीब आ रहा है।
पर ओगजू को सबसे ज्यादा बुरा तब लगता है जब वो एक दूसरे को साथ में किस करते हुए देखती है और गुस्से में ये सोचती है कि आखिर वो यहाँ क्यों आई है। उसी रात हाइडेको ओगजू से पूछती है कि क्या उसे फ्यूजीवारा से शादी करनी चाहिए, तो वो कहती है कि फ्यूजीवारा ही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा जीवन साथी रहेगा। पर उसके इतना कहते ही उसे उस पर गुस्सा आ जाता है और वो उसे थप्पड़ मारकर घर से निकाल देती है और अगले दिन गुस्से में फ्यूजीवारा से शादी करने को तैयार हो जाती है। पर वो एक शर्त रखती है कि ओगजू भी उसके साथ चलेगी। अगले दिन जब कोजुकी अपने काम से हफ्ते भर के लिए बाहर जाते हैं, तब तीनों घर से भागते हैं और मौका देखकर फ्यूजीवारा और हाइडेको एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं। वहीं शादी की रात एक अजीब कारण से हाइडेको ओगजू से लिपटने लगती है। फिर इसके बाद अगली सुबह बिस्तर पर खून देखकर ओगजू का दिल काफी टूट जाता है। अब फ्यूजीवारा हाइडेको की संपत्ति के सारे कागजात लेकर उसे पैसों में बदलने के लिए हफ्ते भर के लिए चला जाता है। इसी दौरान हाइडेको उसे अपने कपड़े पहनाती है और खुद उसके कपड़े पहनती है। उसी वक्त फ्यूजीवारा अपना काम खत्म करके हॉस्पिटल के स्टाफ के साथ लौटता है और वो लोग फ्यूजीवारा की पत्नी से पूछते हैं कि उसका किस तरह इलाज किया जाए, तो वो कहती है कि उसे एक ऐसे कमरे में बंद कर दिया जाए जहां से वो भाग ना सके। अब इस सब से अनजान हाइडेको पागलों के हॉस्पिटल के बाहर खड़ी होती है और अब इस मूवी की कहानी से एक बड़ा पर्दा उठता है कि हॉस्पिटल का स्टाफ फ्यूजीवारा की पत्नी समझकर ओगजू को ले जाने लगता है। वो चीखती चिल्लाती रहती है पर कोई उसे नहीं रोकता, मानो जैसे कि इनका यही प्लान हो। फिर मूवी हाइडेको के बचपन की तरफ मुड़ जाती है, जहां वो जब रहने आई थी तो उसकी किसी भी गलती पर उसे काफी ज्यादा सताया जाता था। घर के नौकर भी उसका काफी मजाक उड़ाते थे और हमें आगे मालूम होता है कि कोजुकी साशिकी का इतना सपोर्ट क्यों करते हैं, क्योंकि वो उसकी पिछली पत्नी थी। दरअसल कोजुकी को जापानीज में बदलना था, इसलिए उन्होंने अपनी पहली पत्नी को छोड़कर एक जापानीज से दूसरी शादी कर ली थी। पर वो अब भी अपने पहली पत्नी के साथ संबंध में होते हैं। दरअसल दोस्तों कोजुकी की जो दूसरी पत्नी होती है जिन्होंने आत्महत्या की, जिसका दृश्य हाइडेको को बार बार नजर आता है, उनके मरने की वजह ये होती है कि कोजुकी उसे कहते थे हाइडेको को अडल्ट कॉमिक बुक पढ़ाने के लिए। उसे ऐसा बार बार करने को कहा जाता था और अंकल उसे भी खुद को पढ़कर सुनाने के लिए कहते थे और कभी कभी तो अपनी पत्नी को उस कॉमिक बुक की तरह करने को भी कहते थे। और यहाँ तक तो हमें यही पता चला कि इसी सब से परेशान होकर उनकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली। और जब हाइडेको थोड़ा बड़ी हुई तो उसे भी कोजुकी ने इसी बुक को पढ़ने के लिए प्रेरित किया और साथ ही फ्यूजीवारा ये जानता था, इसलिए वो हाइडेको के पीछे पड़ा हुआ है और उसके करीब आने की भी कोशिश करता है, मगर चालाक हाइडेको उसे अपने करीब नहीं आने देती। फिर यही फ्यूजीवारा हार मानकर हाइडेको को अपने बारे में सारा कुछ बता देता है और उसके हालातों को देखकर उसके साथ एक सौदा करता है कि वो उसे यहाँ से भगाने में मदद करेगा अगर वो अपनी पूरी जायदाद का आधा हिस्सा उसे सौंप दे। हाइडेको बहुत सोचती है, मगर उसके पास इससे अच्छा कोई भी चारा नहीं होता और वो इसे अपना लेती है। पर उसे डर लगा रहता है कि अंकल को उसके बारे में मालूम होगा तो वो कहीं से भी उसे ढूंढ लेंगे और उसे उस जगह पर ले जाकर प्रताड़ित करेंगे जहां उसकी आंटी को ले गए थे। और अब यहाँ उसकी आंटी की मौत का पर्दा उठता है। कोजुकी ने अपनी दूसरी पत्नी को एक रहस्यमयी जगह में ले जाकर काफी प्रताड़ित किया और उन्हें मार दिया और इसी हत्या को लोगों के सामने आत्महत्या बनाकर पेश किया। पर फ्यूजीवारा उसे कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, तो वो उसके ओपीएम का इस्तेमाल कर सकती है, जिसकी कुछ ही बूंदों से व्यक्ति बेहोश हो जाए और मात्रा ज्यादा हो तो वो मर भी सकता है। यानी कि अंकल के हाथों से प्रताड़ित होने से तो अच्छा है कि आत्महत्या कर ली जाए। पर ये उसे तभी मिलेगा जब उसकी शादी होगी। और यही हम ये जानते हैं कि शादी के ठीक बाद फ्यूजीवारा ने हाइडेको को ये दे दिया था, क्योंकि हाइडेको जानती है कि उनके भागने पर अंकल किसी न किसी तरह उन्हें खोज ही लेंगे। इसीलिए हाइडेको पूरा प्लान बनाती है कि कैसे ये सब करना है। वो फ्यूजीवारा को एक नई नौकरानी लाने को कहती है, जिसके गायब होने पर कोई भी उसकी तलाश करने वाला ना हो, ताकि उसकी जगह वो लेकर आजादी से रह सके।
और अब जब मूवी के सारे पिछले सीन्स को दोहराया जाता है तो अब हमें सारा कुछ समझ आ जाता है कि क्यों वो ओगजू के कहने पर शादी करने को तैयार नहीं होती, ताकि उसे शक ना हो। जब भी फ्यूजीवारा और हाइडेको मिलते थे तो प्लान के बारे में ही बातें करते थे और इनके बीच जो कुछ भी उन्होंने ओगजू को दिखाने के लिए किया वो सारा कुछ ही झूठ था और वो इसीलिए अपने महंगे कपड़े पहनने देती थी ओगजू को, ताकि तब वो कोई सवाल ना करे जब उसे लेने के लिए मेंटल हॉस्पिटल से स्टाफ आए और उसे हाइडेको समझकर ले जाए। और उस समय जो जूते ओगजू के एक नौकरानी ने चुराए थे उसने उसे इसीलिए वापस किए थे क्योंकि हाइडेको ने उसकी खबर ली थी, क्योंकि हाइडेको को डर था कि ये कहीं परेशान होकर हमें छोड़कर न चली जाए। दरअसल फ्यूजीवारा ने उन्हें पहले ही बताया था कि उनकी पत्नी की दिमागी हालत ठीक नहीं है, जो खुद को उनके घर की नौकरानी समझ रही है। इसलिए स्टाफ उनकी बीमारी को पक्का करने के लिए उनसे ऐसे सवाल करता है। अपने प्लान के पूरा होते ही यहाँ ये दोनों एक होटल में खाने जाते हैं। फ्यूजीवारा वहाँ उसे अपने एक और प्लान के बारे में बताता है कि अगले दिन हमें ये खबर मिलेगी कि ओगजू अब नहीं रही। वहीं फ्यूजीवारा नैन्सुकी के नाम का एक पासपोर्ट तैयार कराता है जिस पर सिर्फ हाइडेको की तस्वीर लगाने की ही जरूरत होती है। लेकिन अब यहाँ एक सबसे बड़ा और आखिरी पर्दा इस मूवी की स्टोरी से उठता है। दरअसल फ्यूजीवारा और हाइडेको ओगजू को नहीं बल्कि ओगजू और हाइडेको मिलकर फ्यूजीवारा को उल्लू बना रहे थे। दरअसल दोस्तों पहले हाइडेको ओगजू को ही फंसाना चाहती थी, मगर जब ओगजू के दिल में हाइडेको के लिए भावनाएं बदली तब हाइडेको भी ओगजू के साथ हो गई और दोनों ने मिलकर फ्यूजीवारा को उल्लू बनाया। जब हाइडेको ओगजू से पूछती है कि उसे फ्यूजीवारा से शादी करनी चाहिए तब ओगजू कहती है कि हाँ। ये सुनकर हाइडेको काफी टूट जाती है और फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश करती है, लेकिन ओगजू उसे बचा लेती है और दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। अब दोनों ही अपने प्लान को एक दूसरे को बताते हैं। ओगजू फौरन ही अपने लोगों को ये जानकारी दे देती है कि वो लोग उसे हॉस्पिटल से आजाद करा सकें और हाइडेको अपनी अंकल की करतूत से तंग आकर उनकी किताबों को बर्बाद कर देती है। और वो हॉस्पिटल के बाहर जब ओगजू को अंदर लेकर जा रहे थे हाइडेको इसीलिए हंसी थी क्योंकि वो जानती थी कि ओगजू नाटक कर रही है। और अब होटल लौटते ही हाइडेको फ्यूजीवारा को उसके उसी ओपीएम से बेहोश कर देती है जो वो उसे देता है और उसके तुरंत बाद ही उसका पता वो ओगजू को भेज देती है और दोनों एक दूसरे तक पहुंच जाते हैं। वहीं दोनों का मिलन होता है। ओगजू हाइडेको के लिए एक फेक आईडी किसी आदमी की तैयार कराती है और दोनों भागने में सफल हो जाते हैं, लेकिन कोजुकी की आदमी अभी भी उन्हें ढूंढने की कोशिश में होते हैं और फ्यूजीवारा को वो लोग पकड़ लेते हैं। वही फ्यूजीवारा समझ जाता है कि उसका बचना मुश्किल है, इसलिए जानकर अपने सिर्फ सफेद वाले सिगरेट ही वो सबसे पहले पी लेता है। ऐसा क्यों, इसके बारे में हमें आगे मालूम होगा। कोजुकी उसे उसकी उंगलियां काट कर उसे बहुत ज्यादा ही दर्द देता है क्योंकि उसी के कारण उसकी किताबें और हाइडेको भी उसके हाथ से चली गई। फ्यूजीवारा मरने से पहले एक आखिरी इच्छा मांगता है कि वो सिगरेट पीना चाहता है, जिसकी अनुमति कोजुकी दे देता है। और अब ये खुलासा होता है कि फ्यूजीवारा ने वो नीली सिगरेट क्यों बचा के रखी थी। दरअसल वो नीली सिगरेट जानलेवा थी। इससे पहले कि कोजुकी उसे प्रताड़ित करे वो धुएं के नशे से आत्महत्या कर लेता है। वहीं उसके धुएं से कोजुकी भी मारा जाता है। यहीं ओगजू और हाइडेको आजाद हो जाते हैं और मूवी हैप्पी एंडिंग के साथ समाप्त हो जाती है। सो दोस्तों आपको इस मूवी की ये स्टोरी कैसी लगी आप हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही अगर आपको ये पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। और ऐसी ही स्टोरीज के मज़ेदार वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।